अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। पहले हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और जो बाकी हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। Individual particles of sand, silt and clay tend to become clusters into units of various shapes. This cluster units is referred to as soil structure. सैंड के सिल्ट और क्ले ये जो है इनके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं ये मिलकर एक क्लस्टर बना लेते हैं, मतलब मजमुआ इनका बन जाता है और वो एक ख़ास शेप अपनी बना लेते हैं। और ये जो उनकी ख़ास शेप बनती है, मतलब जो क्लस्टर्स बनते हैं मुख्तलिफ शेप्स के, हम उन्हें कहते हैं ये सॉइल स्ट्रक्चर है, which is defined as arrangement of soil particles. The resulting structural units are called aggregates or beds. जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है हम उन्हें कहते हैं एग्रीगेट और पेड्स। As structure is formed, pores are created within and between the aggregates. जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उनके दरमियान पोर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। The space within the aggregates are called small pores और micropores. जो एग्रीगेट के पार्टिकल्स के दरमियान जो हमारे पास पोर्स बनेंगे वो होंगे माइक्रोपोर्स, और जो एग्रीगेट्स के दरमियान में बनेंगे वो होंगे माइक्रोपोर्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब सॉइल पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जब सॉइल पार्टिकल्स आपस में नहीं मिलते, इंडिविजुअल रहते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह ये जो पार्टिकल्स हैं जब आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो ये एक मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब सॉइल के पार्टिकल्स आपस में इस तरह मिलें कि वो एक सर्कुलर शेप बनाए, उनके दरमियान पोर्स ना आए, तो वो हमारे पास होता है ग्रैनुअल स्ट्रक्चर। और क्रम की बात कर लेते हैं। जब सॉइल पार्टिकल्स इस तरह मिलते हैं कि उनके दरमियान स्पेसिस भी मौजूद होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो उनका स्ट्रक्चर है उनका साइज तो छोटा होता है, लेकिन उनके दरमियान पोर्स मौजूद होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है, तो वो हम उसे कहते हैं ये क्रम्स हैं। जब सॉइल के पार्टिकल्स इस तरह मिलते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल आपस में मिलते हैं और हॉरिजॉन्टल मिलते मिलते प्लेट्स की तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम इसे कहते हैं प्लेटिंग। जब सॉइल के पार्टिकल्स वर्टिकली मिलते हैं तो इनके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक प्रिज्मेटिक जो कि एक प्रिज्म की तरह का होता है, एक को हम नाम देते हैं कॉलमर। जो प्रिज्मेटिक होता है और उसमें ये होता है कि जो हमारी ऊपर वाली सरफेस होती है ये बिल्कुल फ्लैट होती है और नीचे को बेंड नहीं हुई होती, लेकिन जो कॉलमर स्ट्रक्चर है उसका वो प्रिज्मेटिक से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें जो ऊपर वाली सतह है हमारी ऊपर वाली सरफेस ये थोड़ी सी नीचे को बेंड हुई होती है। तो this is the difference between prismatic and calmer structure of soil. अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लॉकी स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। जब सॉइल के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और ब्लॉक्स बना लेते हैं, उनके दरमियान उनकी जो लेंथ होती है थ्री डायमेंशनल लेंथ हम कह सकते हैं कि तीनों तरफ में जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो वो एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग। पोर्सिटी एंड डेंसिटी। The spaces occupied by air and water between particles in a given volume of soil is called pore spaces. The amount of pore spaces or interstitial spaces is called porosity of soil. जो भी वॉल्यूम है सॉइल का, कोई भी सैंपल है सॉइल का, उसके अंदर जो एयर और वाटर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है हम उसे कहते हैं ये पोर्स हैं, और जो अमाउंट ऑफ पोर्स होता है हम उसे कहते हैं पोरोसिटी ऑफ सॉइल। It depends upon texture, structure, compactness and organic content of soil. Porosity of soil increases with the percentage of organic matter in soil.
Pore spaces are responsible for better plant growth because they contain enough air and moisture. जो सॉइल पोरोसिटी है वो डिपेंड करती है सॉइल के टेक्सचर पे, स्ट्रक्चर पे, कंपैक्टनेस पे और ऑर्गेनिक कंटेंट पे। जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज इंक्रीज करेंगे पोरोसिटी भी इंक्रीज होगी। चूँकि पोर स्पेसेस में एयर भी होती है और मॉइस्चर भी होता है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ओके, दस अब हम डिस्कस करते हैं सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी की दो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, एक है बल्क डेंसिटी और एक है पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी वो डेंसिटी है जिसमें हम कोई भी सॉइल सैंपल है उसके अंदर जो पोर्स हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे वॉल्यूम में। तो जो पूरा सैंपल है सॉइल का उसको उसके वेट को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और जो वॉल्यूम जो जिस वॉल्यूम से डिवाइड करना है उसके अंदर पोर स्पेसेस भी इंक्लूड होंगी और जो बाकी स्पेस है सॉइल पार्टिकल्स की वो भी इंक्लूड होगी। सो दैट ओवन ड्राई वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूसिव of pore spaces are is called bulk density। पार्टिकल डेंसिटी में हम जो वेट है कोई भी सॉइल सैंपल है उसके वेट को हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन। जो सॉलिड पोर्शन है सिर्फ उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मेन जो खाली स्पेसेस हैं पोर्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे अब हम देखते हैं बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में फ़र्क क्या है। ये हमारे पास एक सॉइल सैंपल है, हमने एक सॉइल ले लिया है और ये उसका सैंपल है। हम कंसीडर करते हैं कि जो उसकी डेंसिटी है जिसमें पोर्स भी शामिल है और सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो भी शामिल है, वो है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। और जो मास है इसका वो हमारे पास है 1.32 ग्राम्स। अगर हम बल्क डेंसिटी निकालते हैं तो उसमें होगा मास ओवर वॉल्यूम। हम जानते हैं कोई भी डेंसिटी निकालनी हो तो हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। जो कि मास इसका 1.32 ग्राम्स है, हम उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल जिसमें सॉलिड भी इंक्लूड है और पोर्स भी इंक्लूड है। तो हमारे पास आ जाती है बल्क डेंसिटी जो कि 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो पार्टिकल डेंसिटी है उसमें जो है इसका वेट तो वही रहेगा 1.32 ग्राम्स, और लेकिन जो है वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं कि हाफ स्पेस जो है वो पोर्स ने ली हुई है और हाफ जो है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है सॉइल पार्टिकल्स ने। तो जो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स की का वॉल्यूम है वो है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, और मास हम वही यूज करेंगे। जब हम पार्टिकल डेंसिटी में पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास आंसर आएगा 2.64। Soil consistency. Soil consistency, the feel of the soil, reflecting relative resistance to pressure. For example, variable, firm, hard, loose, plastic। जो सॉइल कंसिस्टेंसी होती है ये सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं हैंड से या किसी भी चीज़ से वो उसको कितना रेजिस्ट कर सकती है। जैसे फेरिबल हो गया, फिर्म हो गया, जो फिर्म सॉइल होगी वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। अगर लूज होगी सॉइल लूज होगी तो वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स इधर उधर हो जाएंगे। और अगर प्लास्टिक की बात करते हैं, यूजुअली जो क्ले होती है उसके अंदर प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। मेन जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस भी होती है लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है। The term soil consistency is used to describe the resistance of a soil as various moisture contents to mechanical stresses और manipulation। जब हम soil resistance को soil consistency के अंदर जो resistance होती है, मतलब जो resistance को हम डिस्क्राइब करते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर कितना है। आगे हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के अंदर हमें पता चलेगा कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है अगर हम ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं
तो उसमें कंसिस्टेंसी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय फीलिंग, इसको हम फील करके जब उसको हम हैंड के अंदर रखते हैं, उसको फील करते हैं कि ये सॉइल कैसी है, मैनिपुलेट करते हैं, उसे तोड़ने जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसकी जो सेल्फ कंसिस्टेंसी है उसका अंदाज़ा होता है। ये देखें, हमें ग्राफ दिखाया गया है, हमने वर्टिकल साइड पे हमने वॉल्यूम लिया है सॉइल का, और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वहाँ पे हमने लिया वाटर कंटेंट। जब वाटर कंटेंट कम था तो इट्स मीन जो सॉल ये अपनी सॉलिड स्टेट है। जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होती। और जब हम उसके अंदर और जो है ऐड करते हैं तो सॉइल की जो प्लास्टिक स्टेट आ जाती है। मेन हम उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, वो मुश्किल से प्रेस होगी लेकिन थोड़ी सी हो जाएगी। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद वो दोबारा अपनी थोड़ी सी शक्ल में आएगी या थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम और वाटर ऐड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आती है। मीन जब हम इसके अंदर ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो इजीली उसके पार्टिकल्स इधर उधर हो जाएंगे।